नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। नेपाल में सोशल मीडिया के बैन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तख्ता पलट का रूप लेता नजर आ रहा है। जी हां, नेपाल में हुए प्रदर्शन और आगजनी के चलते अब तक कई छात्रों की जान जा चुकी है। नेपाल के हजारों युवा आज सड़कों पर हैं और वजह से सोशल मीडिया बैन ही नहीं है, वजह है नेपाल सरकार के काले कारनामे, वजह है नेपाल में हो रहा भ्रष्टाचार और घोटाले, जिसके चलते देश की जनता की आवाज बंद करने के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन करने का ये पैंतरा आजमाया गया था। लेकिन नेपाल सरकार की इस मनमानी के खिलाफ आज नेपाल के हजारों युवा खड़े हैं। युवाओं का ये विरोध प्रदर्शन जेनजी रेवोल्यूशन के नाम से किया जा रहा है। यानी साफ है कि देश का युवा सरकार की तानाशाही नहीं सहेगा और अब इसका असर भी दिखने लगा है। युवाओं के आगे नेपाल की सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। आंदोलन को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब ये सवाल है कि क्या नेपाल में तख्ता पलट होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो नेपाल सरकार ने 4 दिन पहले जब नियम कायदों का पालन न करने वाले कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया था तो इतनी उग्र प्रतिक्रिया की कल्पना भी नहीं की होगी। तो फिर युवा आखिर इस कदर हिंसा पर उतारू क्यों हुए? कहीं सोशल मीडिया से कमाई का जरिया बाधित होना इसकी वजह तो नहीं है? चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल नेपाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फेसबुक समेत तमाम प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य था। वैश्विक प्लेटफॉर्म बार बार नोटिस देने के बावजूद ऐसा नहीं कर रहे थे, इसलिए सरकार ने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। हालांकि आलोचकों ने संचार आजीविका और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसके गंभीर प्रभावों के बारे में पहले ही चेताया था। फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन, रेडिट, थ्रेड्स, यूट्यूब, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, सिग्नल, क्लब हाउस और रंबल जैसे प्लेटफॉर्म्स प्रतिबंध के दायरे में आए। वहीं टिकटॉक, वाइबर, विटक, निम्बज और पोपल पहले से ही पंजीकृत होने के कारण बेरोक टोक चलते रहे। फेसबुक ने हाल ही में मुद्रीकरण कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें क्रिएटर्स रील, पोस्ट और वीडियो के जरिए सीधे कमाई कर सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रतिबंधों के कारण ये कमाई रुकने से आय और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है। लेकिन इन सभी चीजों के इतर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नेपाल में ये हिंसा की आग भड़क उठी, और क्या ये बगावत और इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन अकेले देश के युवाओं का प्लान था, या फिर इसके पीछे भी कोई राजनीतिक साजिश है? माना जा रहा है कि प्रदर्शनों के पीछे एनजीओ हामी नेपाल की बड़ी भूमिका रही है। इसने छात्रों को जुटाने के लिए इंस्टाग्राम व डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया है। इन पर विरोध कैसे करें जैसे वीडियो डाले गए थे। छात्रों को सलाह दी गई थी कि वे कॉलेज बैग किताबें लेकर आएं, स्कूल ड्रेस पहनकर ही आएं। छात्रों ने इस प्रदर्शन के दौरान यूथ अगेंस्ट करप्शन का बैनर भी उठाया, जिसे हामी नेपाल ने ही जारी किया था। अब नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने भी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी नेपाली पीएम ने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही इस्तीफा दे दिया हो। आपको बता दें कि नेपाल में राजशाही के खत्म होने के बाद 17 साल में कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। नेपाल में 2008 में राजशाही सत्ता से बाहर हुई थी। पुष्प कुमार दहल प्रचंड देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन दहल की सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। केपी शर्मा ओली की सरकार पर भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नेपाल के गृह मंत्री ने भी हालात की गंभीरता को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब राजशाही समर्थक एक बार फिर से नेपाल में काफी कुछ अपने हित में बदलता हुआ देख रहे हैं। एक वर्ग ऐसा भी है जो नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनते हुए देखना चाहता है, लेकिन कुछ देर के लिए कुर्सी की इस चाह और राजनीति को अलग रख दिया जाए तो नेपाल के हालात ना तो अब ठीक है, ना ही पहले ठीक थे। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल जनता से जुड़ी सहूलियतों का है, नेपाल के विकास का है, जो हर सरकार, हर शासन में जस का तस ही रहता है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन विकास वहीं का वहीं अटका पड़ा रहता है। और राजनेता अपनी जेब गर्म करने और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कभी संविधान के मुद्दे पर जोर पकड़ लेते हैं तो कभी राजशाही समर्थक एक नया ही विवाद खड़ा कर देते हैं, और फिर जनता की आवाज दबाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने जैसे ऐसे ही हथकंडे सामने आते हैं। नेपाल में भड़की हिंसा के इस आग में चिंगारी नेपाल की बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक तनाव, भ्रष्टाचार जनता में नाराजगी नहीं दी है, जिससे साफ है कि नेपाल के इस जेनजी रेवोल्यूशन के पीछे सिर्फ सोशल मीडिया बैन ही नहीं है, ये मुद्दा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेपाल के हालात भी कुछ हद तक बांग्लादेश जैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि खबर है कि पीएम ओली नेपाल के हालातों को देखते हुए अब दुबई भागने की फिराक में है। और अब तख्ता पलट के आसार भी लगभग सच साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नेपाल में अब काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह को नेपाल का अंतरिम पीएम बनाने की मांग उठने लगी है।
आपको बता दें कि इन दिनों बालेंद्र शाह, जिनका नाम अब नेपाल की राजनीति में तेजी से सामने आ रहा है, उनको लेकर जनता के बीच काफी उत्साह है। 2022 में काठमांडू के मेयर के तौर पर चुनाव जीतने के बाद बालेंद्र शाह ने राजनीति में एक नई दिशा दी थी। वो एक युवा नेता हैं जिन्होंने काठमांडू में नागरिकों के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जैसे कि सड़कों की सफाई और टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई। उनकी इस कार्यशैली ने उन्हें खासकर युवाओं में एक आदर्श बना दिया है। यही नहीं, मौजूदा सरकार के विपरीत बालेंद्र शाह की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है, जिसके कारण उनकी छवि सशक्त हुई है। उनका मानना है कि यह आंदोलन जेनजी का है और वो इसका समर्थन करते हैं। हाल ही में उन्होंने फेसबुक पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने आंदोलनकारियों का समर्थन करते हुए कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि यह आंदोलन डिजिटल स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर करेगा। ये पहली बार नहीं है जब शाह ने नेपाल की जनता का खुला समर्थन किया हो या नेपाल के हित में ठोस कदम उठाए हों। शाह ने कई बार नेपाल सरकार के खिलाफ भी अपनी आवाज उठाई है। उदाहरण के तौर पर ले लिया जाए तो उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए नेपाल की अखंडता की वकालत की थी। एक बार उन्होंने नेपाल की अदालत को भारत का गुलाम तक कह दिया था, जबकि दूसरी बार उन्होंने ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष को काठमांडू में नहीं दिखाने का आदेश दे दिया था, क्योंकि फिल्म में सीता को भारत की बेटी बताया गया था, जबकि उनका जन्म स्थान नेपाल है। बालेंद्र शाह का ये कदम नेपाल के युवाओं को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश है, लेकिन ये भी स्पष्ट करता है कि वो केवल राजनीतिक विवादों में नहीं उलझना चाहते, बल्कि देश की आंतरिक राजनीति को भी सही दिशा में लाना चाहते हैं। ऐसे में अब देखना ये है कि क्या नेपाल में सच में तख्ता पलट हो जाएगा और क्या बालेंद्र शाह ही नेपाल की राजनीति का अगला चेहरा होंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।